हेलो दोस्तों, बिहार टीआरई, यूपी टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी या फिर किसी स्टेट टीजीटी पीजीटी या फिर आप कहें DSSB, NVS, KVS, इन सब टाइप के एग्ज़ाम के शानदार क्वेश्चन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो साइटोलॉजी के क्वेश्चन है। इसमें अभी तक हम लोगों ने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अगर आपने देखा बहुत अच्छी बात, अगर नहीं देखा तो उन सब क्वेश्चंस को भी ज़रूर देखिए। और हम आगे के क्वेश्चन को आज करते हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा जो बेस मजबूत होना चाहिए, बेस कहाँ से बनता है? प्रीवियस ईयर से बनता है, और वही मैं आपको कराने का प्रयास कर रही हूँ। जैसे ये खत्म होता है उसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज आने वाले संभावित क्वेश्चनों को भी पढ़ेंगे विद एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे और इसका डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा। PDF फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दिया जाता है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करके ज़रूर रखें। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, RQ का मान 1 से अधिक यानी ग्रेटर देन 1 होता है यदि ऑक्सीशोषण में क्रियाधर होता है। RQ इज मोर देन 1 व्हेन द सबस्ट्रेट अंडर एरोबिक ऑक्सीडेशन इज। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। दिन के समय अस्थाई मांसल स्पीसीज में विद्यमान मैलिक एसिड, या फिर प्रोटीन्स के जलापद्नित उत्पाद, अणुभार वाला कार्बनिक अम्ल, या फिर एक कम अणुभार वाला कार्बनिक अम्ल। एक उच्च अणुभार दिया है, एक कम दिया है, मतलब कि अ हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक एसिड, अ लो मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक एसिड। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि एक उच्च अणुभार वाला कार्बनिक एसिड। RQ से अधिक। अच्छा, आप लोग बोल रहे थे कि एक्सप्लेनेशन दिखा के मैम बताया करिए, तो आपको एक्सप्लेनेशन शो कर देते हैं। RQ से अधिक ग्रेटर देन 1 है जब एरोबिक ऑक्सीकरण के तहत सबस्ट्रेट एक उच्च आणविक भार वाला कार्बनिक एसिड होता है। ओके, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन में आई होप आप लोग को अंतर पता होगा। जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है इसको करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन जो एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है इसमें ऑक्सीजन का कोई उपयोग नहीं होता, कोई ज़रूरत नहीं होती है। और एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निष्कासित होता है, रिलीज होता है। ओके, ऑप्शन इसका सही जवाब सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एसिड का संश्लेषण गैसों के अमीनो एसिड का संश्लेषण गैसों के मिश्रण के द्वारा कृत्रिम परिस्थितियों में किया जाता है। सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड बाय अ मिक्सचर ऑफ गैसेस अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन वाज डन बाय। ये बात किसके द्वारा कही गई है? क्या ये बात साइंटिस्ट ओपेरिन ने कही, फॉक्स ने कहा, वोइजे ने कहा, या मिलर ने कहा? किसने ये बात कही कि अमीनो एसिड का जो संश्लेषण है वो गैसों के मिश्रण द्वारा कृत्रिम परिस्थितियों में आर्टिफिशियल कंडीशन में किया जाता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, मिलर। कृत्रिम परिस्थितियों में गैसों के मिश्रण द्वारा अमीनो एसिड का जो संश्लेषण है ये मिलर के द्वारा ही किया गया था, और मिलर के साथ इनके सहयोगी थे मुरे। इन्होंने अमीनो एसिड द्वारा प्रोटीन के रासायनिक संश्लेषण के लिए पहला साक्ष्य भी प्रदान किया, और जो मुरे हैं इन्होंने ही जो है साक्ष्य प्रदान किया था। अगर बात करें हम ओपेरिन की, तो ओपेरिन जो है ये प्रथम आदिम पृथ्वी की स्थितियों का अनुकरण किया करते थे और मीथेन, हाइड्रोजन, जलवाष्प और अमोनिया के मिश्रण के सरल कार्बनिक यौगिक अमीनो एसिड, फैटी एसिड और शर्करा आदि को संश्लेषित किया था। किसने किया था? तो अगर आपसे पूछा जाए अमीनो एसिड और फैटी एसिड, इन सभी ये जो मीथेन, हाइड्रोजन, जलवाष्प यानी वाटर वेपर जिसे कहते हैं, H2O जिसे कहते हैं, और अमोनिया का जो मिश्रण है, इससे जो अमीनो एसिड और फैटी एसिड, इसके अलावा शर्करा जो बनती है, जो कार्बनिक यौगिक तैयार होते हैं, इन सबको संश्लेषित करने का कार्य किसने किया था? तो ओपेरिन के द्वारा किया गया था। और गैसों के मिश्रण के द्वारा आर्टिफिशियल कंडीशन में जो अमीनो एसिड संश्लेषण किया गया था, यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? मिलर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज। पारगमन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में मापक इकाई क्या है? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये रटने वाली चीज़ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 0.001 माइक्रोन मीटर। पारगमन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में मापक इकाई 0.001 भी अगर यहाँ 0 लिख देता है थोड़ा सा देखने में अच्छा लगने लगता है। माइक्रोन मीटर होगा। माइक्रोन मीटर आमतौर पर सूक्ष्म जीवों को कोलाइडी कणों जैसे सूक्ष्म वस्तुओं की मोटाई या व्यास को मापने के लिए नियोजित किया जाता है, यानी कि उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूत्री विभाजन में गुणसूत्र स्पष्ट देखे जा सकते हैं इन माइटोसिस
द क्रोमोजोम कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली ड्यूरिंग, कब देखे जा सकते हैं, किस फेज़ में देखे जा सकते हैं? तो सूत्री विभाजन यानी कि यहाँ पे माइटोसिस की प्रक्रिया पूछी जा रही है। माइटोसिस की प्रक्रिया आप सभी को पता है बहुत सारे फेज़ से होकर गुजरती है, जिसमें इंटरफेज़, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़, एनाफेज़ में भी अर्ली एनाफेज़, लेटर अर्ली फेज़, ये सारे आते हैं ना। तो पूछा जा रहा है कि सूत्री विभाजन में गुणसूत्र अस्पष्ट कब देखे जा सकते हैं? तो आपको ये डायग्राम के माध्यम से बता देते हैं। जब इंटरफेज़ होता है, इंटरफेज़ में जो गुणसूत्र होते हैं वो आपस में एकदम कंजर्व्ड रहते हैं, एकदम उसी में सटे रहते हैं। जब प्रोफेज़ आता है, प्रोफेज़, तो इसमें गुणसूत्र जो है वो जोड़ों में डिवाइड होने लगते हैं। किसमें? जोड़ों में डिवाइड होने लगते हैं। लेकिन जब मेटाफेज़ आता है, मेटाफेज़ में गुणसूत्र जो है सेंट्रियोल से बंध कर अलग अलग पोर की ओर चले जाते हैं, दोनों अपने पोल्स की ओर चले जाते हैं। और यही वो फेज़ है, यही वो अवस्था है जिसमें हम गुणसूत्र को बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। यानी कि गुणसूत्र यहाँ पे आके बंध जाते हैं, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर से ये आके बंध जाते हैं। तो इसी में हम गुणसूत्रों का अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मेटाफेज़ यानी कि मध्य अवस्था, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको स्पष्ट हो जाएगा डायग्राम में देखिए सबसे पहले आपको इंटरफेज़ दिखाया गया जिसे G2 फेज़ भी कहा जाता है। तो इंटरफेज़ में आप देख रहे हैं किस तरह से एकदम सटे हुए संघन गुणसूत्र हैं। फिर प्रोफेज़ आता है, प्रोफेज़ में देखिए गुणसूत्र हैं तो लेकिन उतने क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मेटाफेज़ जब आता है तो ये सारे जो हैं यहाँ से ये देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है, धारवीय नुमा संरचना, ये आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा और यहीं पे जो है गुणसूत्र की संरचना बहुत अच्छा से दिखाई देता है। ठीक है, मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र कोशिका के मध्य से एकत्रित हो जाते हैं, इसलिए ये बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं और इनकी हम संख्या भी काउंट कर सकते हैं। अगला, इन पैचेटिन स्टेज ऑफ माइटोटिक डिवीजन द क्रोमोजोम अपीयर्स, अर्धसूत्री विभाजन की स्थूलपट्ट अवस्था में गुणसूत्र प्रकट होते हैं। यानी कि पैचेटिन स्टेट की बात की जा रही है कि पैचेटिन स्टेट में माइटोटिक डिवीजन के दौरान क्रोमोजोम अपीयर होते हैं। यानी कि कहाँ पे क्रोमोजोम जो है, गुणसूत्र जो है कहाँ पे दिखते हैं, कैसे दिखते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, 4 स्टैंडर्ड या फिर 3 स्टैंडर्ड? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 4 स्टैंडर्ड। अर्धसूत्री विभाजन में जब पैकेटिन अवस्था आती है तो इसमें गुणसूत्र जो है वो 4 स्टैंडर्ड दिखते हैं। ठीक है, कैसे दिखते हैं? 4 स्टैंडर्ड दिखते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे बना के दिखाया गया है, देखिए 4 स्टैंडर्ड कुछ इस तरह से पैकेटिन अवस्था में गुणसूत्र दिखते हैं। आपको 4 स्टैंड दिख रहे होंगे ना, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीसोम आर मेड ऑफ, ऑक्सीसोम बने होते हैं, ऑक्सीसोम किसके बने होते हैं? लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीसोम जो होते हैं वो लाइपोप्रोटीन के बने होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा कि ऑक्सीसोम जो है वो लाइपोप्रोटीन के बने होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीसोम की खोज किसने की थी, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फेरेंडिस मोरन ने ऑक्सीसोम की खोज की थी। ऑक्सीसोम माइटोकॉन्ड्रिया के मुड़े हुए आंतरिक झिल्ली की सतह पर मौजूद होता है। इसे जो है F0, F1 या ATP सिंथेसिस भी कहा जाता है। आपको बताएं, जैसे मान लीजिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है कि ये डबल मेम्ब्रेन होता है। कैसा होता है? ये डबल मेम्ब्रेन होता है। इसके जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के ये जो इंटरनल मेम्ब्रेन होता है ये कुछ इस तरह से मुड़ा होता है, इंटरनल मेम्ब्रेन इस तरह से मुड़ा होता है। इसी पे ऑक्सीसोम जो है इस तरह से प्रेजेंट होते हैं और इनका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से होता है और ये F0, F0, F1 या फिर ATP सिंथेसिस के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है, ये जो मैंने बनाया ऑक्सीसोम का, अगर इसको मैं बाहर निकाल के दिखाऊं तो ये कुछ आपको इस तरह से स्ट्रक्चर में दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। इसको हेड कहा जाता है, इसको स्टॉक कहा जाता है और इसको बेस कहा जाता है। ठीक है, यही ऑक्सीसोम है। ओके, ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन बेझिझक कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। आप लोगों के कमेंट के अकॉर्डिंग अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी दिखाने लगी हूँ। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप निश्चिंत होकर बात कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ, आपसे एक बात और कहनी थी कि आप जिस सब्जेक्ट की जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो मुझे पता लगे कि जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरी फैमिली है नॉलेज कॉर्नर की, इसमें किस चीज़ के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं और उनको किस चीज़ की डिमांड है, तो उस हिसाब से मैं चीज़ें
चीज़ें लेकर आऊँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, मैं मेहनत करने को आप लोगों के लिए तैयार हूँ, बस आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से हमें बता दीजिए कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्टार्क पार्टिकल्स अटैच टू द इनर मेम्ब्रेन टू माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक परत से जुड़े हुए समृद्ध कण क्या कहलाते हैं? तो अभी वही मैंने आपको बताया, जो क्या कहते हैं, अटैच होता है स्टार्क पार्टिकल जो होता है उसी को क्या कहा जाता है? ऑक्सीसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्सीसोम। देखिए यहाँ डायग्राम बना के आपको दिखाया गया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया आपने देखा होगा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, चूँकि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है और उसकी जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है वो कुछ इस तरह से फोल्ड होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, और इसी पे जो है ऑक्सीसोम प्रेजेंट होता है। इसी को जूम करके यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीसोम प्रेजेंट है और इस ऑक्सीसोम को जूम करके यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, ठीक है, और इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला, पैरोक्सीसोम किसके साथ जुड़े होते हैं? अब आपने देखा ऑक्सीसोम जो है माइटोकॉन्ड्रिया से जुड़े होते हैं, आपसे अब पैरोक्सीसोम पूछा है, पैरोक्सीसोम का क्या कार्य होता है? तो पैरोक्सीसोम, ऑक्सीसोम, ये सब क्या कार्य करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये फोटो रिस्पायरेशन करते हैं, प्रकाश शोषण करते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। पैरोक्सीसोम जो होते हैं ये क्लोरोप्लास्ट, पैरोक्सीसोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया तीनों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, सॉरी प्रकाश संश्लेषण की, प्रकाश शोषण की जो क्रिया होती है ये क्लोरोप्लास्ट, पैरोक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया तीनों से मिलकर होती है। ठीक है, तीनों मिलते हैं तब फोटो रिस्पायरेशन की क्रिया देखने को मिलती है। यह अनुक्रम प्रकाश पर निर्भर करता है और इसमें ऑक्सीजन अंदर ली जाती है। प्रकाश शोषण में पैरोक्सीसोम ग्लाइकोलेट के ऑक्सीकरण में सहायता करता है। अगर पूछा जाए पैरोक्सीसोम क्या करता है, तो ये पैरोक्सीसोम जो है ये ग्लाइकोलेट के ऑक्सीकरण में सहायता करता है। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब। एक्सप्लेनेशन भी उतने इंपॉर्टेंट है जितने क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन, लाइसोसोम उत्पन्न किए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, गोल्गी अपैरेटस या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो देखिए, जब एक सेल का स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, ये मान लीजिए सेल है, सेल को जब आप देखते हैं तो यहाँ पे बीचों बीच इसके होता है न्यूक्लियस। एक मिनट यार, परेशान मत होइएगा, मैं चीज़ें आपको अच्छे से बताने का प्रयास कर रही हूँ। इसके बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। इसके बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस से ही जुड़ा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या जुड़ा होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वह हिस्सा जहाँ पे राइबोसोम पाया जाता है इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, और जिधर राइबोसोम नहीं पाया जाता उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं वैक्यूल्स, और ये वैक्यूल्स आगे जाकर गोल्गी बॉडी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गोल्गी बॉडी बनाते हैं, और यही गोल्गी बॉडी लाइसोसोम का निर्माण करती है। किसका? लाइसोसोम का निर्माण करती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गोल्गी बॉडी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि लाइसोसोम गोल्गी बॉडी द्वारा निर्मित होती है। गोल्गी बॉडी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मौजूद एक प्रकार का ऑर्गेनेल्स होता है। पूछा जाए गोल्गी बॉडी क्या करता है, तो गोल्गी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहा जाता है। गोल्गी बॉडी लाइसोसोम तो बनाता है, पैकेजिंग भी करता है, मटेरियल का पैकेजिंग भी करता है। अगर पूछा जाए पैकेजिंग कौन करता है, तो गोल्गी बॉडी करता है। गोल्गी बॉडी को ही गोल्गी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज कैमिलो गोल्गी के द्वारा किया गया था, इसीलिए इसे उन्हीं के नाम पे इसे जो है गोल्गी बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रोटीन और लिपिड को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि ये कोशिका के भीतर संश्लेषित होता है। लाइसोसोम तब बनता है जब गोल्गी कॉम्प्लेक्स में बेसल्स को एंडोसोम के द्वारा जोड़ा जाता है, तब क्या बनता है? लाइसोसोम का निर्माण होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, यूकैरियोट्स के सदस्यों में जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण पाया जाता है। इन यूकैरियोट्स कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन अकर्स एट 1 लेवल ओनली, 2 लेवल ओनली, 3 लेवल्स या फिर 4 लेवल्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 लेवल। यूकैरियोटिक कोशिकाएं 4 स्तरों पर जीन अभिव्यक्ति को विनियमित कर सकती हैं, यानी कि 4 लेवल पर करती हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यूकैरियोटिक कोशिकाएं में जीन अभिव्यक्ति को रिफ्रेश द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा? रेप्रेशर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, और साथ ही ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर द्वारा अन्य रेप्रेशर विशिष्ट नियामक अनुक्रमों के लिए बाध्य करने के लिए एक्टिवेटर के साथ पूर्ण होता है। ऑप्शन डी इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला, क्रोमोसोम डू नॉट अकर्स इन पेयर इन। गुणसूत्र युग्मों में नहीं पाए जाते हैं, मतलब गुणसूत्र जो है वो युग्मों में किस में नहीं पाए जाते हैं? सोमैटिक सेल, जाइगोस्पोर, oospore या फिर ओस्फियर। किस में नहीं पाया जाता? ओस्फियर,
ऊ स्पोर देखिए, अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊ स्पोर दिया है और यहाँ पे ऊ स्फीयर दिया है। किसमें जो है गुणसूत्र जोड़ों में नहीं पाया जाता, पेयर में नहीं पाया जाता है, 2n नहीं होता है। मतलब अगर गुणसूत्र जोड़ों में पाया जाता है उसे 2n कहा जाता है, अगर सिंगल पाया जाएगा तो उसे n कहा जाएगा, यानी पूछा जा रहा है n में होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऊ स्फीयर, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा ऊ स्फीयर। इसमें जो है गुणसूत्र जो होता है वो जोड़ों में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सबसे मान्य है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज मोस्ट एक्सेप्टेड? विकास के बहुत ज़्यादा सिद्धांत आए, लैमार्क ने दिया, न्यू लैमार्किज्म आया, म्यूटेशन थ्योरी आई, सिंथेटिक थ्योरी आई। पूछा जा रहा है इनमें से सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल कौन सा है, कौन सा ज़्यादा सबसे ज़्यादा मतलब मान्य है, जिसको स्वीकार किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सिंथेटिक थ्योरी। ठीक है, विकास की आधुनिक सिंथेटिक थ्योरी जो है ये मेंडेलियन अनुवांशिक के साथ डार्विन विकास के विलय का वर्णन करती है, यानी मेंडेलियन अनुवांशिकी और मेंडल ने जो अनुवांशिकी के सिद्धांत दिए और डार्विन के जो विकास के सिद्धांत हैं, इन दोनों को मिलाकर सिंथेटिक थ्योरी बनाता है और इसीलिए इसे एक एकीकृत सिद्धांत कहा जाता है। और यही जो है इस समय सबसे ज़्यादा मान्य, सबसे ज़्यादा स्वीकार थ्योरी है। इसे सिंथेटिक थ्योरी अगर ना कह के अगर हम दूसरे भाषा में कहें तो इसे नियो डार्विनियन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे नियो डार्विनियन के नाम से भी जाना जाता है, जिसे कई विकासवादी जीव वैज्ञानिक जैसे टी डोबजांस्की, JVS हेल्डेन, RA फिशर, सिवाल राइट्स, GL अर्नेस्ट मेयर और इन सब के द्वारा जो है इसे पेश किया गया था। ओके, इसे न्यू डार्विनिज्म या फिर सिंथेटिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें मेंडल का अनुवांशिकी और डार्विन का नियम जो विकास के नियम थे दोनों का विलय कर दिया गया है। इसे एकीकृत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, फ्रांसिस्को रेड्डी ने प्रस्तावित किया, फ्रांसिस्को रेड्डी ने 1668 में क्या प्रस्तावित किया? थ्योरी ऑफ स्पेशल सर्टेन, ओपेरिन अबायोटिक थ्योरी, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या फिर थ्योरी ऑफ कॉस्मोजेनिक जनरेशन? फ्रांसिस्को रेड्डी ने 1668 में 1668 में क्या किया? तो इन्होंने क्या प्रस्तुत किया था? ओपेरिन एबायोटिक थ्योरी, ओपेरिन का अजैविक सिद्धांत। कब किया? 1668 में किया। इस सिद्धांत को अजैविक सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है और रेड्डी ने सफलतापूर्वक बताया कि जो मैगॉट्स उत्पन्न होते हैं वह मक्खी के अंडे से, यानी जो फ्लाई एग्स होता है उससे आते हैं और इस सिद्धांत ने स्वतः जनन सिद्धांत को अस्वीकार करने में मदद कर दिया। ठीक है, कि जो सब लोग कहते हैं जो मैगॉट्स होते हैं वो स्वतः ही जनन होता है, पर इन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया, इन्होंने नहीं माना। इन्होंने माना कि जो मैगॉट्स होते हैं वो फ्लाई एग से उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन, हीन अर्धसूत्रण संबंधित है, ब्रांकियोमाइसिस इज रिलेटेड टू, किससे संबंधित है? तो हीन अर्धसूत्रण ब्रांकियोमाइसिस अर्धसूत्री विभाजन का एक प्रकार है जो एस्कोमाइसिटीज कवक के लैंगिक प्रजनन में एक परिकल्पित अनियमितता है। यानी कि ये किससे संबंधित है? तो ये ईस्ट से संबंधित है। किससे? ईस्ट से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। किससे संबंधित है? ईस्ट से। एस्कोमाइसिटीज एक प्रकार के कवक में ऐसा विभाजन होता है, ठीक है, और ये किससे संबंधित है? ईस्ट से। हीन अर्धसूत्रण ईस्ट से संबंधित है। इस विधि में 3 विधि में विभाजन होता है। पहला दूसरा जो होता है विभाजन वो रिडक्शनल होता है और तीसरा विभाजन समसूत्री होता है। यहाँ पे देखिए आपको डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया है। यहाँ पे 3 विभाजन हुआ, 1 2 3, ठीक है। पहला दूसरा रिडक्शनल होता है और तीसरा समसूत्री होता है। अगला, केंद्रीय विभाजन के पूर्ण होने के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन कहलाता है। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म आफ्टर completion ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन इज कॉल्ड साइटोमिक्सी, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस या फिर एपोमिक्सी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, साइटोमिक्सी। गुणसूत्र के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। न्यूक्लियर विभाजन के पूरा होने के बाद कोशिका द्रव्य के विभाजन को साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। और यहाँ पे आपसे क्या पूछा है? कोशिकीय विभाजन के पूर्ण होने के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन, तो कोशिका द्रव्य का विभाजन साइटोकाइनेसिस कहलाएगा। और गुणसूत्र का अगर विभाजन होगा, अगर पूछ लिया जाए गुणसूत्र का विभाजन, क्रोमोसोम का विभाजन क्या होता है, तो कैरियोकाइनेसिस कहलाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसमें न्यूनतम गुणसूत्र संख्या n = 2 होती है? तो किसमें होगी?
अच्छा, यहाँ पे कुछ फ्लावर के फैमिली के नेम दिए हैं। सोलेनम नाइग्रम, हेप्लोपैम्पस ग्रैसिलिस, पोआ एनुमा या फिर अर्जेमोन मैक्सिकाना। तो सही जवाब देखिए, क्वेश्चन देखिए कितनी बार एग्जाम में पूछा है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हेप्लोपैम्पस ग्रैसिलिस। हेप्लोपैम्पस ग्रैसिलिस कंपोजिटी फैमिली के फूल वाले पौधे की एक प्रजाति है और इसकी सबसे कम संख्या गुणसूत्र जो होती है वो n=2 होती है, यानी 2 से नीचे गुणसूत्र इसमें पाए नहीं जाते हैं। यह जो है दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य और उत्तरी मैक्सिको के मूल निवासी हैं और यहाँ रेगिस्तान और पठारों में यह बढ़ता है, ठीक। कहाँ पाया जाता है? तो रेगिस्तान और पठारों में, उत्तरी मैक्सिको में, यहाँ सब जो है ये देखने को मिलता है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गिवन द सेल थ्योरी। सेल सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत किसने दिया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। कोशिका सिद्धांत देने वाले कौन थे? आर हुक यानी रॉबर्ट हुक, एंटोनियो वैन लीeuwenhoek, आर विर्चाउ या फिर M.I. श्लाइडेन। किसने कोशिका सिद्धांत दिया था? तो आपको बता दें, जो कोशिका सिद्धांत है इसको देने वाले 2 वैज्ञानिक थे, स्लाइडन और स्वान, लेकिन इन दोनों ने अपनी अपनी अलग अलग सेल थ्योरी दी थी। स्लाइडन और स्वान इन्होंने दिया तो था 1838 में स्लाइडन ने और 1839 में स्वान ने, इसीलिए इसे सेल थ्योरी के जो जनक हैं उन्हें स्लाइडन और स्वान दोनों के नाम से ही जाना जाता है। लेकिन जो स्लाइडन थे इन्होंने पौधों के बारे में बताया, पौधे के कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया, जबकि वहीं स्वान ने जो है एनिमल्स के कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया। और हम लोग बॉटनी पढ़ रहे हैं तो इसका सही जवाब हम क्या मार्क करेंगे? ऑप्शन डी, स्लाइडन। लेकिन अगर स्लाइडन और स्वान दोनों दिया होता तो दोनों ही सही हो जाता, ठीक है। पौधे में सभी सिद्धांत स्लाइडन द्वारा दिए गए थे और स्वान के द्वारा किस में दिए गए थे? एनिमल में दिए गए थे, ठीक। किस में दिए गए थे? एनिमल में दिए गए थे। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। कोशिका सिद्धांत के अनुसार जीवित जीव कोशिकाओं से बने होते हैं कि वे सभी जीवों की बुनियादी यानी संरचनात्मक इकाई है और सभी कोशिकाएं पूर्व से बाहर निकलने वाली कोशिकाओं से आती हैं। यानी मतलब क्या कहा जा रहा है कि सभी जीव जो होते हैं, जितने जीव होते हैं वो सभी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और उन कोशिकाओं को आप सभी को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। और ये चीज़ इन्होंने सिद्धांत में कहा है कि जो नई कोशिकाएं बन रही हैं वो पुरानी कोशिकाओं से ही मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मजीव का प्रादुर्भाव आयु समय क्या था? विच इज़ द एज पीरियड ऑफ ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स? प्रीकैम्बियम, प्रोटेरोजोइक, एजोइक या फिर पेलियोजोइक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रीकैम्ब्रियन। हिस्टोरियन की अगर क्या कहते हैं, प्रीकैम्ब्रियन साइनोबैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक जीवाणुओं की उत्पत्ति देखी गई थी। आप सभी को पता है कि ह्यूमन के उत्पत्ति के विषय में एक थ्योरी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, बिग बैंग थ्योरी। कौन सी? बिग बैंग थ्योरी। अगर आपको पता है बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि बिग बैंग थ्योरी क्या है। और इसी थ्योरी में बताया जाता है कि सबसे पहले पृथ्वी जो थी हमारी एक आग का जलता हुआ गोला थी, एक दहलता हुआ गोला था। ये आग का दहलता हुआ गोला इस तरह से जल कैसे आया, किस तरह से हर चीज़ों का निर्माण हुआ। पहले तो इन्होंने बताया कि जब हमारी पृथ्वी थी ये आग का दहलता हुआ गोला था और इसमें बहुत सारी उल्कापिंड जो है हमारी पृथ्वी से आकर टकराती थी। जब बहुत सारी उल्कापिंड हमारी पृथ्वी से आकर टकराती थी तो हमारी पृथ्वी पे जगह जगह गड्ढे देखने को मिलते थे। क्या देखने को मिलते थे? जगह जगह गड्ढे बन जाते थे, क्योंकि उल्कापिंड आके टकराती थी, ऐसे गड्ढे बन जाते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारे जो इन्वायरमेंट है इसमें हाइड्रोजन के साथ साथ मीथेन के साथ साथ वाटर वेपर और वाटर वेपर के साथ साथ इसमें कुछ और गैसों का मिश्रण यहाँ पे मौजूद था। हीलियम था, हाइड्रोजन था, वाटर वेपर था और मीथेन था। तो इन्हीं सब चीज़ों से जो है एक दिन क्या हुआ, इन सब चीज़ों से क्या हुआ एक दिन कि पृथ्वी क्या हुआ कि वाटर वेपर और हाइड्रोजन ये सब मिलके क्या बनाया? जल का निर्माण कर लिया। किसका निर्माण कर लिया? जल का। और ये जल जो है जब पृथ्वी एकदम गर्म होती थी तो वाटर वेपर संघनित होकर ऊपर पहुंच जाता था। कहाँ पहुंच जाता था? ऊपर पहुंच जाता था। एक मिनट, ऊपर जब पहुंच जाता था वाटर वेपर तो ये एक जल के रूप में स्टोर हो जाता था। और ये जल की बूंदें जब पृथ्वी पर गिरती थी, जब जल की बूंदें पृथ्वी पर गिरती थी तो वो इस गड्ढे में फिल हो जाते थे, इस गड्ढे में फिल हो जाते थे, इस गड्ढे में फिल हो जाते थे। धीरे धीरे ये गड्ढा आगे चल के महासागरों का रूप बना, सागर महासागर का निर्माण हुआ। और इसी गड्ढे में सबसे पहले जब पानी इकट्ठा हुआ, बहुत दिनों तक पानी रहा, तो साइनोबैक्टीरिया पनपी। साइनोबैक्टीरिया ही पृथ्वी पर आने वाला सबसे पहला जीव माना जाता है जो प्रोकैरियोटिक था और यहीं से जो है जीवन की उत्पत्ति मानी जाती है। ये लगभग कितने साल पहले की बात की जा रही है? तो ये लगभग 3.4 से
3.4 से लेकर 3.5 अरब साल पुराने बात की जा रही है और इसी को प्री कैम्ब्रियन एज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्री कैम्ब्रियन एज कहा जाता है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। प्री कैम्ब्रियन साइनोबैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक रोगाणुओं की उत्पत्ति की आयु समय है। सबसे पुराने जीव 3.5 से 3.4 अरब साल पुराने सिंगल सेल फिलामेंट्स है। सिंगल सेल फिलामेंट यानी कि केवल एक कोशिका पाई जाती है जिसे साइनोबैक्टीरिया कहा गया। ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर इसी को बीजीए के नाम से भी जाना जाता है। इसमें झिल्ली से घिरे न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स की कमी थी, यानी कि इसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं देखने को मिला। कोशिका विभाजन के द्वारा ये प्रजनन करते थे, यानी सेल डिवीजन करके ये प्रजनन करते थे। सिंगल ही सेल थी, इसमें कोई स्पेशल पार्ट वगैरह नहीं पाया गया था, बस ये अपने आप को रिप्लिकेट करते चले गए। सेल का डिवीजन होता गया। आप सभी को पता है एक कोशिका टूटती है, जब एक कोशिका टूटती है तो दो कोशिका बनाती है। ये दोनों कोशिका जब टूटेगी 4 कोशिका का निर्माण होगा। इसी तरह से ये अपने आप को मल्टीपल करते हुए चलेगी और जीवन की उत्पत्ति हो गई। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ से कुछ ज्योग्राफी के भी फैक्ट्स मैंने आपको शेयर कर दिया। ये ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस तीनों में ही पूछा जाता है बिग बैंग थ्योरी। अब आपके लिए मेरा क्वेश्चन है, आपको बताना है बिग बैंग थ्योरी किस पर आधारित है और किसके द्वारा दिया गया था। इतना आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, हिस्टोन आर प्रेजेंट इन। हिस्टोन पाए जाते हैं। हिस्टोन किस में पाए जाते हैं? न्यूक्लियोसोम, स्फेरोसोम, लाइसोसोम या कोशिका झिल्ली। हिस्टोन किस में पाए जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूक्लियोसोम। हिस्टोन जो है ये न्यूक्लियोसोम में देखने को मिलता है। हिस्टोन एक प्रकार का प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है? ये एक प्रकार का क्षारीय प्रोटीन है। ये H2A, H2B, H3 और H4 से मिलकर बना होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये न्यूक्लियोसोम में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है इसलिए मैं आज 20 क्वेश्चन ही करा पाऊंगी, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछा करिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित एंजाइम में कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति को विघटित करता है? एमाइलेज, प्रोटीज, लाइपेज या फिर लाइसोजाइम। कौन सा पूछा जा रहा है? प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति को विघटित करेगा, यानी कि डिजनरेट करेगा, खत्म करेगा, तोड़ेगा। कौन करेगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लाइसोजाइम। कौन करेगा? लाइसोजाइम। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति को विघटित करने के लिए लाइसोजाइम एंजाइम का उपयोग किया जाता है। लाइसोजाइम बैक्टीरिया की दीवार का हाइड्रोलिसिस कर देता है जिससे शेष प्रोटोप्लास्ट टूटते हैं और मृत हो जाते हैं। ओके, आई होप सो वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्लीज़ मेरे मोटिवेशन के लिए एक कमेंट जरूर किया करिए। शेयर करिए या नहीं करिए, लाइक करिए या मत करिए, पर एक कमेंट जरूर किया करिए। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहता है। वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताया करिए और पूछे गए क्वेश्चन का जवाब भी दिया करिए। ओके, थैंक यू।